चलिए दोस्तों, अब पढ़ने वाले हम कर्नाटक में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा हुई थी, यानी कि दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ था, जिसे हम बोलते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या युद्ध, एक प्रकार से हम बोलते हैं। तो इन युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और इसके जस्ट पहले हमने जो चीज़ें पढ़े वो आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे देखिए, इसके जस्ट पीछे आपने देखा होगा, हमने जो उत्तर मुगल काल है, उत्तर मुगल काल के बारे में जाना है। उसके बाद हमने जाना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी के अंतर्गत हमने सारी कंपनियों के बारे में पढ़ा, जैसे कि पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, उसके बाद डेनिस है, फ्रांसीसी है। ये सभी कंपनियों के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा है। उन्हीं कंपनियों के अंतर्गत यदि हम बात करें अंग्रेज़ों की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और दूसरी फ्रांसीसी की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो दोनों के मध्य यहाँ पे आपसी होड़ रहती है प्रतिस्पर्धा को लेकर, व्यापार और जो लाभ कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा रहती कंपनी के लिए। तो उन्हीं के अंतर्गत यहाँ हमको 3 युद्ध देखने को मिलेंगे। तो ओरिजिनली ये युद्ध यहाँ के नहीं थे, यानी कि अगर बात करें हम अंग्रेज और फ्रांसीसी जो कंपनी थी कहाँ पे, भारत में। देखिए यहाँ पे जो है हमारा भारत, यहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनली युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध कहाँ हुआ था? युद्ध हुआ था विदेश में। विदेश मतलब यूरोप की लड़ाई थी। यूरोप में कहाँ थी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीचों बीच में आपको एक जगह नज़र आ रही है जिसको ऑस्ट्रिया बोलते हैं। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है। इसके जो युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ था 1740 में। उसी को ध्यान में रखकर जो इंग्लैंड और फ्रांस थे वहाँ पे, इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड बोले तो ये वाला, और फ्रांस मतलब ये देखिए, ये दोनों का यहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध था। इंग्लैंड चाहता था कि उत्तरा मतलब जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का अधिकारी कौन बन जाए, इंग्लैंड बन जाए, और फ्रांस चाहता था कि फ्रांस इसका जो है अगला उत्तराधिकारी बन जाए। तो इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे ये क्या किया गया, ये युद्ध यहाँ पे शुरू हुआ। कहाँ पे? यूरोप में। तो उसी के तहत यदि देखें हम यहाँ पे भारत में भी दोनों कंपनियाँ थी। दोनों कंपनियाँ आपस में झगड़ पड़ी। तो कहाँ पे झगड़ी, उन सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरा जो युद्ध हुआ था इसी के अंतर्गत, यानी टोटल 3 हुए हैं। देखिए यहाँ पे 3 युद्ध हुए हैं, 1746 से लेकर 1763 तक टोटल मिलाकर 3 युद्ध हुए। प्रथम हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, और दूसरा जो युद्ध हुआ था नवाबी पद। नवाबी पद मतलब भारत के अंतर्गत कुछ जो थे नवाब थे, यानी कि राजा थे, उन्हीं के अधिकार को लेकर, यानी कि उनके जो शासन है उसको लेकर यहाँ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से देखिए अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा हमको देखने को मिलता है। और आखिरी इसकी लड़ाई होती है तीसरा युद्ध जिसे हम बोलते हैं। तो ये भी यहाँ भारत को लेकर नहीं था, ठीक है। भारत को लेकर क्यों नहीं था? देखिए हम यहाँ मैप में आप देख लीजिए, आगे हम पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है विश्व का नक्शा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है अमेरिका। तो अमेरिका में क्या हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य फिर से यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ जगह को लेकर यहाँ झगड़ा हुआ था, यानी कि यहाँ पे युद्ध हो गया था, संघर्ष हो गया था। तो ये दोनों कंपनियाँ फिर से, मतलब भारत के अंतर्गत ये दोनों कंपनियाँ फिर से आपस में क्या पड़ी, मतलब यहाँ झगड़ पड़ी। तो यहाँ समझौता हो जाने के कारण क्या हुआ, यहाँ समझौता हो गया। तो यहाँ से जो फ्रांसीसी कंपनी है वो यहाँ पे एक तरीके से अंग जो है अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ हमको इसका परिणाम देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ विस्तार से जानते हैं। ये आप विश्व का नक्शा थोड़ा आपके दिमाग में रख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कर्नाटक में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध होते हैं, जिसे कर्नाटक युद्ध या फिर आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य रूप से 3 चीज़ें हम देखेंगे, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो पहला हम देखते हैं प्रथम युद्ध, जो कि हमको देखने को मिलेगा 1746 से लेकर 48, यानी लगभग 3 साल, 2.5-3 साल के अंतर्गत जो है युद्ध चला। और यहाँ हम देखें तो जो युद्ध हुआ था, प्रमुख जो यूरोपीय कंपनियां थी उसके मध्य जो युद्ध हुआ था वो व्यापार को लेकर हुआ था। व्यापार को लेकर क्यों? व्यापार में आपसी प्रतिस्पर्धा इनकी बढ़ी, यानी कि एक प्रकार से व्यापार से जो है, एक प्रकार से व्यापार प्रारंभ हुआ, और व्यापार प्रारंभ होने के कारण धीरे धीरे इनका उद्देश्य जो है परिवर्तित हो गया। परिवर्तित कैसे? जैसे भारत है, भारत के अलावा अन्य जो देश थे उनको औपनिवेशिक राज्य बनाने का या औपनिवेशिक यानी कि अपने साम्राज्य में शामिल करने का इनका जो कार्य था वो यहाँ पर शुरू हो गया। तो उसी को लेकर जो कंपनियां हैं और अन्य लोग हैं उनके साथ यहाँ संघर्ष हमको देखने को मिलता है। और इन्हीं परिस्थितियों का कारण कौन सा था? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी, एक प्रकार से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, और लगभग कितने वर्ष चल रहा है ये? लगभग 20 वर्ष चला है। 20 वर्ष यानी 3 युद्ध हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और
इसी युद्ध में हमको पता चल जाएगा कि आखिरी में कौन योद्धा बनेगा। योद्धा मतलब आगे भविष्य में कौन राज करेगा भारत में, ये हमको पता चला। फाइनली आपको तो पता ही होगा, ये ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन आगे चलता है, तो फ्रांसीसियों की यहाँ पे हार देखने को मिलती है। तो चलिए, पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1746 से 1748 तक। और इसके बारे में अगर देखें तो ये मुख्य रूप से भारत का नहीं था। भारत का क्यों नहीं था? जो ऑस्ट्रिया था, यूरोप में जो कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसके उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेज और मतलब इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस वहाँ पे क्या हो रहे थे, उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो भारत में भी क्या हुआ, भारत में भी जो कंपनियाँ थी, कंपनियों के जो हेड थे, यानी कि हम बोल सकते हैं वायसराय बोल सकते हैं या फिर गवर्नर बोल सकते हैं, तो वो आपस में क्या यहाँ पे झगड़ पड़े, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था ये, मतलब ओरिजिनली भारत का नहीं था। और इसी के तहत हम देखें तो जो फ्रांस के थे, यानी कि फ्रांस का एक गवर्नर था, फ्रांस का गवर्नर कौन था? डुप्ले। डुप्ले आपको याद होगा, डुप्ले नाम का गवर्नर आया था फ्रांस से, ठीक है। और ये गवर्नर ने क्या करा, मॉरिशस का गवर्नर, मॉरिशस मतलब आप समझ सकते हैं कंट्री, मॉरिशस के गवर्नर जो लॉ बोर्डेन था, उसकी सहायता से अंग्रेजों को क्या कर दिया, अंग्रेजों को इसने हरा दिया। अंग्रेजों को हराकर यहाँ पे जो मद्रास था, मद्रास यानी आज की डेट में हम बोल सकते हैं चेन्नई, मद्रास को इनने कैप्चर कर लिया, यानी मद्रास पर अधिकार कर लिया। अब मद्रास पर तो अधिकार कर लिया, पर मद्रास पर आप समझ सकते हैं उस समय कोई और शासक रहा होगा, तो उस शासक का नाम याद रख दीजिए आप, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन जो शासक था, उसका शासन था यहाँ पे, यानी कि सॉरी, ये मद्रास पे नहीं था, ये कर्नाटक पे। किसका शासन था? अनवरुद्दीन का। तो कर्नाटक पे अनवरुद्दीन का शासन था। मद्रास किसके कैप्चर में चला गया? वो जो डुप्ले था उसके कैप्चर यानी कि उसके अधिकार में चला गया। तो यहाँ देखिए, जो अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन ने किसका विरोध किया कि जो डुप्ले के द्वारा जो काम किया जा रहा है, यानी कि जो युद्ध हो रहा है इनके बीच में, आपस में जो संघर्ष हो रहा है, तो अनवरुद्दीन जो शासक था उसके द्वारा विरोध किया गया। तो इसी के तहत यहाँ पे क्या होता है, अनवरुद्दीन और डुप्ले के मध्य यहाँ पे युद्ध होता है। किस किस के मध्य, याद रख लीजिए आप, ये देखिए, डुप्ले और अनवरुद्दीन के मध्य। तो यहाँ देखिए, हमने क्या देखे, मद्रास का जो है अधिकार किसके द्वारा कर लिया जाता है? फ्रांसीसी कंपनी यानी डुप्ले के द्वारा। और युद्ध होता है, तो युद्ध जो होता है, युद्ध का नाम रहता है सेंटोम का युद्ध। सेंटोम का युद्ध आप याद रख लीजिए, सेंटोम का युद्ध हुआ था 1748 में, ठीक है। 1748 में यहाँ पे युद्ध होता है। तो ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और किसके अंतर्गत युद्ध देखने को मिलता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत हमको ये युद्ध देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं सेंटोम का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। और यहाँ पे एक प्रकार से अगर देखें तो फ्रांसीसी सेना तथा जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उनके नेतृत्व में यहाँ भारतीय सेनाओं के बीच में एक प्रकार से युद्ध लड़ा। और यहाँ जो थे, मुख्य रूप से देखें हम तो सेंटोम के युद्ध, मतलब सेंटोम के जो युद्ध था उसमें भारतीय सेना जो है उसको पराजित कर दिया गया, यानी भारतीय सेना को एक प्रकार से जो आडियार नदी है वहाँ पे पराजित कर दिया गया। किसके द्वारा? डुप्ले की सेना, यानी कि फ्रांसीसी सेना के द्वारा। जो भारत है, भारत का जो नवाब था उस समय कर्नाटक का था अनवरुद्दीन, उसको परास्त कर दिया गया। और अंततः यहाँ पे हमको एक संधि देखने को मिलती है जिसका नाम है एक्स ला सॉपेल संधि। तो एक्स ला सॉपेल संधि यहाँ पे नहीं हुई थी, ये यूरोप में हुई थी। ये देखिए, ये वाली संधि हुई थी एक्स ला सॉपेल संधि। और ये कौन से सन में हुई? ये भी 1748 में हुई। तो एक्स ला सॉपेल संधि हुई और इससे क्या हो जाता था, मतलब इससे एक प्रकार से परिणाम क्या निकला? युद्ध समाप्त हो गया। तो आपको सिंपल याद रखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था मतलब ओरिजिनली भारत का नहीं था, ये कहाँ का था? यूरोप का था। यूरोप में अंग्रेज मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य संघर्ष चल रहा था। किसके लिए? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी थी आपस में झगड़ पड़ी, कहाँ पे? भारत में। तो फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले ने क्या किया? अंग्रेजों को परास्त कर दिया, मद्रास पर अधिकार कर लिया। उस समय कर्नाटक पर किसका शासन था? अनवरुद्दीन का। अनवरुद्दीन ने इसका विरोध किया, तो दोनों के मध्य क्या हुआ? सेंटोम का युद्ध। कब? 1748 में। और सेंटोम के युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को परास्त कर दिया गया और साथ में एक्स ला सॉपेल की संधि हुई, जिससे युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको एक कहानी के तौर पर याद रखना है। अंत में अगर देखें हम तो फ्रांसीसियों ने अंग्रेज को मद्रास तथा जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अमेरिका स्थित लुईबर्ग नामक स्थान प्रदान कर लिया। यानी कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी
अंग्रेज़ों को एक प्रकार से मद्रास उन्होंने वापस कर दिया, और फ्रांसीसी जो थे कहाँ पे, अमेरिका में। तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से एक स्थान प्राप्त कर लिया। तो आपस में एक प्रकार से यहाँ संधि देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये हो गया प्रथम कर्नाटिक वार यानी कर्नाटक युद्ध। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपको पता है नवाबी पद को लेकर यहाँ पर शुरू हुआ था। तो आप देखिए इसकी जो डेट थी यानी कि ड्यूरेशन था 1749 से 1754 तक ये युद्ध चला था, जिसको जानते हैं हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से, यानी कि सेकेंड जो फ्रांसीसी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था या संघर्ष हुआ था। तो उसकी आप ड्यूरेशन याद रखिए। और यहाँ मुख्य रूप से देख सकते हैं नवाबी पद को लेकर, यानी कि हम बोल सकते हैं लगभग 1749 से 1754 यानी कि लगभग 6 वर्ष ये जो है क्या चला, संघर्ष चला। और मुख्य रूप से इसमें जो व्यक्ति थे उनका नाम था चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, ठीक है। और एक तरफ थे अनवरुद्दीन और नासिर जंग। तो आप देखिए यहाँ आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए देखिए जैसे डुप्ले का सहयोग था किस किस को, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को, और अंग्रेज़ों का सहयोग किस किस को था, अनवरुद्दीन और नासिर जंग। बस ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बाद आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ देखिए जो डुप्ले था, डुप्ले मतलब फ्रांसीसी गवर्नर। तो फ्रांसीसी गवर्नर का सहयोग था किस किस को, यानी कि चंदा साहब को वो नवाब बनाना चाहता था, और दक्कन का जो शासन है, दक्कन का शासक किसको बनाना चाहता था, मुजफ्फर जंग को। तो ये दोनों चीज़ें किसके सहयोग से हो रही थी, डुप्ले के। इसके अलावा अंग्रेज़ों का सहयोग ये दोनों को था। तो यहाँ देखिए जो चंदा साहब रहता है, चंदा साहब 1749 में क्या करता है, अनवरुद्दीन को यहाँ पे पराजित कर लेता है। ये अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक का शासक था, इसको पराजित करके इसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके अलावा नासिर की मृत्यु हो जाती है। कब, नासिर की मृत्यु हो जाती है 1750 में, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो ये इसको समाप्त कर दिया। नासिर की मृत्यु जैसे ही हुई, तो नासिर की मृत्यु होने के कारण जो है मुजफ्फर जंग को दक्षिण का यानी दक्कन का सूबेदार इसको बना दिया जाता है। तो ये दोनों काम यहाँ पे हो गए। परंतु देखिए अंग्रेज़ों के पक्ष में एक व्यक्ति था गवर्नर, जिसका नाम था क्लाइव, ठीक है। आप जानते होंगे लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव का दिमाग ख़राब हुआ। उसने एक प्रकार से जो इसकी राजधानी थी अराकाट, अराकाट जो राजधानी थी, क्लाइव ने क्या करा, यहाँ पे घेरा डाल लिया और चंदा साहब को एक प्रकार से पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पे इस प्रकार से कहानी देखने को मिलती है द्वितीय जो कर्नाटक वार यानी दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है उसमें। और यहाँ पे डुप्ले जो था, डुप्ले की काफ़ी निंदा की जाती है। किसके द्वारा, फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था। तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी यानी कि फ्रांस है जो देश है, वहाँ पे इसका काफ़ी एक प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है, इसकी नीति की, और इसको वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। और इसके स्थान पर कोई दूसरा गवर्नर को यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो इस गवर्नर का नाम याद रख सकते हैं आप, गोदेहे। ये आया था 1754 में। तो 1754 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं नवाबी पद को लेकर ये युद्ध हुआ था। तो एक तरफ थे चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, दूसरी तरफ थे अनवरुद्दीन और नासिर जंग। तो डुप्ले का सहयोग इन दोनों का था और अंग्रेज़ों का सहयोग यानी क्लाइव का सहयोग इन दोनों का था। तो यहाँ देख सकते हैं हम, चंदा साहब ने अनवरुद्दीन की हत्या कर ली और 1750 में नासिर की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों एक प्रकार से जीत जाते हैं। परंतु क्लाइव का दिमाग ख़राब होता है, तो वो चंदा साहब की हत्या कर देता है और अराकाट पर घेरा डाल लेता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। अब फाइनली होता है तीसरा युद्ध यानी कि तृतीय आंग्ल जो फ्रांस है वो संघर्ष होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी की जो शक्ति है पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यानी कि पावरफुल शक्ति के रूप में कौन आता है सामने, पावरफुल शक्ति के रूप में सामने आते हैं अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1758 से लेकर 1763 तक ये युद्ध चला और यहाँ हम देख सकते हैं यूरोप के लिए था। यानी कि यूरोप में हम देख सकते हैं अमेरिका को लेकर यहाँ पे काफ़ी झगड़ा हो रहा था। किस किस के मध्य, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। तो अमेरिका में कुछ स्थान थे जहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने पीछे बात की है मैप में ध्यान से देखे थे। तो वहाँ पे किसके मध्य संघर्ष हो रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। और ये एक प्रकार से सप्तवर्षीय युद्ध था। सप्तवर्षीय मतलब एक प्रकार से हम बोलें सप्तवर्षीय संघर्ष, यानी कि 7 वर्षों तक ये चला, 1756 से लेकर 63 तक। और भारत में कब से चला, 58 से 63 तक। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। और किसके लिए चला था, यूएसए यानी कि
अमेरिका के अधिकार को लेकर, अमेरिका के अधिकार को लेकर सप्तवर्षीय संघर्ष चला इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। तो यहाँ हम देखिए भारत में अगर देखें तो 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, और जो लाली था फ्रांसीसी गवर्नर, अंग्रेजों ने कहाँ अधिकार कर लिया? चंद्रनगर पर। और फ्रांसीसी ने तंजौर नाम का एक जो है जगह, उस पर आक्रमण कर लिया, परंतु वो असफल रहे। और एक प्रकार से हम देखें तो धोखे से यहाँ देखिए अंग्रेजों की चाल थी, अंततः जो है फ्रांसीसी कंपनियों को कमज़ोर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो एक युद्ध होता है, ये भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए बांडीबास का युद्ध नाम से जाना जाता है 1760 में, इसकी डेट भी याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हुआ था 22 जनवरी 1760 को बांडीबास का युद्ध हुआ। और जो आयरकूट था, आयरकूट यानी कि अंग्रेजों की तरफ से, आयरकूट नाम का जो व्यक्ति था अंग्रेजों की तरफ से था, उन्होंने बांडीबास के स्थान पर फ्रांसीसियों को, मतलब जो फ्रांसीसी गवर्नर था लाली, काउंट लाली था, उसको पराजित कर दिया, यानी कि एक तरीके से बुरी तरह पराजित किया। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रांसीसी जो शक्ति है बुरी तरीके से पराजित होने के कारण वो है उसका नाश हो जाता है, यानी कि वो समाप्त हो जाती है। तो भारत में सबसे पावरफुल कंपनी के रूप में कौन उभर कर आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इंग्लैंड का शासन यहाँ पे चलेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं पेरिस की संधि, पेरिस यानी कि फ्रांस बोल सकते हैं हम, ठीक है। 1763 में ये संधि हुई थी। तो जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था वो इससे समाप्त हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि ये देखिए हम देख सकते हैं अमेरिका के उत्तराधिकार को लेकर यहाँ इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यहाँ पे युद्ध चल रहा था, जो कि 1756 से 63 तक चला था। तो ये वाला जो है पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत में फ्रांसीसी शक्ति क्या हो जाती है, इससे समाप्त हो जाती है, और पावरफुल रूप से कौन आता है सामने? अंग्रेज आते हैं, यानी कि इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी हम बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे दो कंपनियों के मध्य, यानी कि यूरोपीय कंपनी के मध्य तो यहाँ संघर्ष हो रहा है, परंतु भारत के अंतर्गत इसका घाटा क्या देखने को मिलता है? जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है उसके दौरान मतलब जो फ्रांसीसी सरकार है उसकी नीतियाँ तथा भारतीय आंतरिक जो राजनीतिक षड्यंत्र है, उन्होंने अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की, परंतु यहाँ हम देख सकते हैं भारतीयों की जो सैन्य दुर्बलता है वो सामने प्रकट आई, और जिसे सुधारने के लिए भारतीयों ने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया यहाँ पे। तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। और आर्थिक साम्राज्यवाद जो है, आर्थिक साम्राज्यवाद के दौर में केंद्रीय मतलब यूरोप के केंद्रित जो राजनीति है उसमें भाग लिया, और भारत साम्राज्य खो दिया, यानी भारत का जो साम्राज्य है भारतीयों ने खो दिया एक प्रकार से। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत। अब इस प्रकार यदि देखें तो फ्रांसीसियों की हार हो गई थी, और फ्रांसीसियों की हार क्यों हुई थी, ये उसकी असफलता के कुछ कारण हैं, तो वो भी हमारे सामने दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक एक करके हम उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो कारण आपको देखने को मिलता है वो है कंपनियों की प्रकृति में भिन्नता। तो आप देखिए दो कंपनी थी, एक तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, और एक थी फ्रांस की कंपनी, फ्रांस मतलब फ्रांसीसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। तो यहाँ देखिए ये वाले जो व्यक्ति थे, ये इनका जो था यहाँ पे निजी व्यक्तियों की कंपनी थी, परंतु ये कैसी थी? एक पर्टिकुलर देश या शासन के अंतर्गत इसको रन किया जाता था, ठीक है। तो ये स्वतंत्र थे, खुद पूंजी लगाते थे, लाभ हानि के बारे में खुद सोचते थे, है ना। जो अपने कदम है सारी चीज़ें जो भी है वो बार बार देश से नहीं, मतलब यहाँ पे जो नियंत्रण था कैसा था देश का? निम्नतम था, यानी कि न्यूनतम नियंत्रण था, परंतु यहाँ पे जो था कठोर नियंत्रण था। तो इस प्रकार हम देखें तो पूंजी लगाने वाले जो नागरिक थे इसमें निजी थे और इसमें देश था। और यहाँ देखिए इसकी जो वित्तीय स्थिति थी बिगड़ गई थी, यानी कि उस समय जो था लुई 14वां का शासन था कहाँ पे? फ्रांस में, और उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ने के कारण यहाँ पे जो है काफ़ी यहाँ पे कंट्रोल रहता था, यानी कि राजा तथा मंत्रियों का धन लगा रहता था, और फ्रांस की जो राजनीति है उसका प्रभाव भी काफ़ी हमको देखने को मिलता है फ्रांसीसी कंपनी में, परंतु यहाँ पे हमको कोई यहाँ पे प्रभाव देखने को नहीं मिलता ज़्यादा। तो इसके कारण इसकी जो स्थिति थी काफ़ी सुदृढ़ थी, और इसके संचालन के लिए जो है काफ़ी प्रयत्नशील रहते थे निजी व्यक्ति होने के कारण। और यहाँ पे ये व्यक्ति कैसे थे? देश के लिए काम करते थे, इसलिए उतने एक्टिव नहीं थे। तो ये मुख्य कारण यहाँ पे कंपनी की प्रकृति जो है उसमें भिन्नता के कारण भी ये जो है हमको असफलता का कारण नज़र आता है। फिर देखें फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना। तो देखिए
यहाँ हम देखें तो फ्रांसीसी जो थे यूरोप में, यहाँ जो है हमने पीछे बात की है कर्नाटक युद्ध में, तो यूरोप में वो काफ़ी उलझे रहते थे अपनी शक्तियों को लेकर। यानी 18वीं सदी में फ्रांसीसी सम्राट की जो यूरोपीय महत्वाकांक्षा मतलब अपना जो स्वाभिमान है, उसके कारण साधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। यहाँ पे जो फ्रांस है उस पर जो साधन थे, जो भी उसके संसाधन थे, उस पर काफ़ी दबाव पड़ा। और इसी समय हम देखें तो फ्रांस में यूरोप में अपनी प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त करने का भी प्रयत्न कर रहा था, और इसके लिए वह इटली, बेल्जियम तथा जर्मनी की ओर बढ़ने की भी कोशिश की उसने, और इन देशों के साथ भी युद्ध में उलझ गया। तो इससे काफ़ी उसका जो है मतलब शक्तियों का नाश हुआ। तो इसका सीधा सीधा असर कहाँ होता था? फ्रांसीसी जो कंपनी थी भारत में, उस पर होता था। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो उपनिवेश है, उपनिवेश मतलब दूसरी कंट्री को अपने अंदर में करने का जो पावरफुल तरीका था उनका, वो धीरे धीरे उपनिवेश उसके घटते गए, यानी कि उसके हाथ से जाते गए। और जो क्षेत्र था उसका कैसा होते गया? धीरे 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 छोटा होते गया, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र था, धीरे धीरे वो न्यून होता चला गया, यानी नगण्य क्षेत्र उसका बचा। उसी के विपरीत अगर बोलें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, इंग्लैंड जो था अपने आप को यूरोप से पृथक मानता था, यानी कि हम देख ही सकते हैं अलग उसका द्वीप हमको देखने को मिलता है यूनाइटेड किंगडम। और उसकी जो है उस देश में प्रसार की कोई इच्छा नहीं थी, तो इसके कारण उसका जो है शक्ति संतुलन का जो तरीका था वो काफ़ी अच्छा था। तो ये घातक सिद्ध हुआ फ्रांसीसियों के लिए यहाँ पे, यानी कि फ्रांस की हार यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। फिर फ्रांसीसी सरकार की नीति, तो फ्रांसीसी सरकार हम देख सकते हैं लुई 14वां का शासन था, ये लुई 14वां का यहाँ पे शासन हमको देखने को मिलता है। ये लुई 14वां नहीं, लुई 15वां है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे। लुई 15 का शासन था, और इसी के समय हम देख सकते हैं अर्थव्यवस्था का काफ़ी संकट हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? फ्रांस में। और स्थिति सुधारने का कोई प्रयास इसके द्वारा किया गया क्या? नहीं किया गया। और ब्रिटेन में हम देखें तो ब्रिटेन में यहाँ संसदीय राजतंत्र था, और एक प्रकार से प्रभुत्व वर्ग शासन रहा है। प्रभुत्व यानी कि अपना खुद का जो है अपने देश का जो निर्णय है वो किसी से पूछकर नहीं लिया जाएगा, स्वयं ले लिया जाएगा, यानी प्रभुत्व वर्ग का शासन एक प्रकार से वो रखते थे और खुद अपने निर्णय ले लिया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी कंपनी थी, और गैर सरकारी कंपनी होते हुए भी एक प्रकार से यदि देखें तो उसे पूर्णतः सरकार का सहयोग था, और हस्तक्षेप था क्या? हस्तक्षेप न्यूनतम था, यानी कि नाम मात्र का था एक प्रकार से। तो जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसकी प्रशंसा हमेशा ये ब्रिटेन के लोग किया करते थे। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में, तो उससे काफ़ी मोटिवेट हुआ करते थे। मोटिवेट होने के कारण वो अच्छे से काम करते थे, उनकी सैनिक शक्ति भी काफ़ी पावरफुल थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं फ्रांसीसी सरकार की नीति भी उसके लिए कैसी हुई? घातक सिद्ध हुई, इसलिए उनकी जो है असफलता हुई एक प्रकार से। फिर देखते हैं व्यापारिक केंद्र की भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ देखिए जो भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो अंग्रेजी कंपनी का जो व्यापारिक केंद्र था फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा काफ़ी सामरिक उसका महत्व हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जो भारत था, भारत हम देख सकते हैं, ये आप दोनों तट ध्यान में रख लीजिए। तो जो भारत था यहाँ पे, भारत का शासन किस तरफ था? भारत का शासन था इधर साइड ज़्यादा था, और पूर्वी साइड किसका था? पूर्वी साइड था फ्रांस का। तो पूर्वी समुद्री तट यानी बंगाल, मद्रास, ये बाद में यहाँ देखिए यहाँ पर भी इसका शासन हो गया, यानी कि भारत का शासन इधर भी हो गया एक प्रकार से देखें तो। जो पूर्वी तट था, पूर्वी तट बंगाल, मद्रास तथा सेंट डेविड के जो बंदरगाह है पौंडीचेरी, मतलब एक प्रकार से नीचे वाला जो क्षेत्र है, वो ऊपर वाला क्षेत्र यानी बंगाल का क्षेत्र काफ़ी धनी था, तो ये काफ़ी अधिक धनी था, यानी कि पांडिचेरी की अपेक्षा कैसा था? कहीं अधिक उपयोगी था जो बंगाल वाला क्षेत्र है। तो पौंडीचेरी में जहाज़ के सामान उतारने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था यहाँ वाला क्षेत्र जो है, और ऊपर सारी व्यवस्था थी, जैसे बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो है बंगाल बसा हुआ है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सुविधा थी। तो जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी अंग्रेज़ों के नियंत्रण से अपेक्षाकृत मुक्त था, और निकट ही जो सेंट डेविड का किला भी था वहाँ पे। इस प्रकार दोनों कंपनियों के जो व्यापारिक केंद्र थे, तो भौगोलिक स्थिति ने अंग्रेज़ों की स्थिति को सुदृढ़ करने में, मतलब हम बोल सकते हैं जो भौगोलिक स्थिति, कंपनी कहाँ थी अंग्रेज़ों की? इधर थी, ठीक है, इधर वाले क्षेत्र में कंपनी हुआ करती थी अंग्रेज़ की। तो यहाँ पे उसकी काफ़ी अच्छी स्थिति, भौगोलिक स्थिति के कारण उसको सफलता मिलने में आसानी हुई। और उसी के विपरीत यहाँ पे देखें हम तो फ्रांसीसी कंपनी एक प्रकार से असफल हुई इस वाले क्षेत्र के कारण या भौगोलिक स्थिति के कारण।
और यहाँ बॉन्डीवास की पराजय भी हमने देखे हैं। तो बॉन्डीवास की पराजय में एक प्रकार से फ्रांसीसी कंपनी एकमात्र कंपनी एक प्रकार से हम देख सकते हैं पराजय हो जाती है उसकी। और जो बंदरगाह हमने देखे इसका पांडिचेरी था, वो भी समाप्त हो जाता है। तो व्यापारिक केंद्र की भौगोलिक स्थिति भी इसकी जो है प्रमुख असफलता का कारण हम मान सकते हैं। फिर नौसैनिक दुर्बलता की बात करें तो नौसैनिक दुर्बलता के अंतर्गत यदि हम देखें यहाँ पे तो 1743 से लेकर 1763 तक, 1743 से 1763 के मध्य क्या हुआ, इन दोनों कंपनियों की जो नाविक शक्ति थी, नाविक मतलब नौसेना एक प्रकार से बोल सकते हैं, तो यूरोप से आने वाली जो नाविक शक्ति थी उस पर निर्भर हुआ करती थी। मतलब जो पूरी जो पावर थी वो यूरोप से आने वाली नाविक शक्ति पर निर्भर थी, क्योंकि वहीं से आता था पहले सारी चीज़ों की जो व्यवस्था होती थी यूरोप से ही होती थी। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के अवसर पर जो है ब्रिटेन ने फ्रांस की जो नौसेना है उस पर श्रेष्ठता हासिल कर ली। किसने? ब्रिटेन ने। यानी कि यहाँ पे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन पावरफुल साबित हुआ कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के समय। और 1748 से 1751 तक क्या हुआ? 1748 से 1751 इसके मध्य हम देख सकते हैं जो सफलता डुप्ले को मिली थी, हमने पीछे पढ़े डुप्ले, तो वह भी उस समय जो है अंग्रेज़ों ने नौसेना में जो है युद्ध में भाग लेना आरंभ नहीं किया था। यानी कि डुप्ले की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ है वहाँ पे उन्होंने ध्यान देना प्रारंभ नहीं किया था। इस कारण यहाँ हम देख सकते हैं डुप्ले की विजय हुई थी। तो नौसैनिक शक्ति के कारण ही अंग्रेज यूरोप, बम्बई तथा बंगाल से लगातार कर्नाटक में सहायता पहुंचा सके और फ्रांसीसियों को सहायता पहुंचाने से रोकते रहे। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं नाविक शक्ति या नौसैनिक दुर्बलता के कारण भी फ्रांसीसी कंपनी की हार हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट है बंगाल में अंग्रेजी सफलताओं का प्रभाव। बंगाल हम देख सकते हैं काफ़ी धनी प्रदेश था उस समय, मतलब भौगोलिक स्थिति से देखें या फिर अलग अलग प्रकार से हम देखें विभिन्न प्रकार से, तो काफ़ी पावरफुल था। तो यहाँ देखिए अंग्रेज़ों की बंगाल विजय से उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी, किसकी? अंग्रेज़ों की। साथ में हम देख सकते हैं धन भी प्राप्ति हुई, साथ में शक्ति का विस्तार भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल डायमेंशन में देख सकते हैं हम, सारी चीज़ों की जो है वृद्धि हमको देखने को मिलती है। जिस समय काउंट लैली जो था फ्रांसीसी गवर्नर, उसने अपनी सेना को वेतन देने की चिंता थी उसको, मतलब एक प्रकार से। तो बंगाल में जो अंग्रेज़ थे, बंगाल में अंग्रेज़ों के द्वारा धन तथा जन दोनों ही उसको प्राप्त हो रहा था। मतलब अंग्रेज़ों को यहाँ पर किसी प्रकार की जो थी समस्या नहीं थी। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैरियट। तो मैरियट नाम का एक व्यक्ति है, उसने लिखा है, तो वो देख लेते हैं हम। डुप्ले ने मद्रास में, यानी कि दक्षिण भारत, ठीक है, डुप्ले ने क्या किया? मद्रास में भारत की चाबी खोजने की कोशिश की, जो कि कैसी रही? असफल। परंतु जो अंग्रेज था, अंग्रेज मतलब क्लाइव, तो क्लाइव ने कहाँ खोजी वो चाबी? बंगाल में। तो हम देख सकते हैं, देखिए ये मैरियट नाम का एक व्यक्ति है, उसने लिखा है डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयत्न किया, यानी कि असफल, और वही चाबी क्लाइव ने बंगाल में उसको प्राप्त कर लिया, यानी कि बंगाल से खोज निकाली। तो ये बंगाल में अंग्रेजी सफलताओं का प्रभाव हम देख सकते हैं फ्रांसीसियों की हार का कारण। फिर डुप्ले का उत्तरदायित्व, तो डुप्ले की काफ़ी यहाँ पे हमको आलोचना देखने को मिलती है फ्रांस के द्वारा, तो उसका उत्तरदायित्व भी काफ़ी जो है हार का कारण साबित होता है। तो डुप्ले के नेतृत्व में हम देख सकते हैं श्रेष्ठ गुण होते हुए भी उसका क्या था, मतलब प्रमुख हाथ था हार में। और सर्वप्रथम वह राजनीतिक षड्यंत्रों में इतना उलझ गया था, जो राजनीतिक षड्यंत्र थे उसमें डुप्ले एक प्रकार से उलझ गया था, और उलझने के कारण उसने अन्य पक्षों में ध्यान देना बंद कर दिया, यानी कि ध्यान नहीं दे सका उलझने के कारण। और उसने कंपनी के व्यापार तथा वित्तीय पक्ष की इतनी अवहेलना की कि फ्रांसीसियों का पहले से ही कम व्यापार और धीरे धीरे कम होता गया, कम और धीरे धीरे संकुचित होता गया। तो हम देख सकते हैं 1751 में जो मुजफ्फर जंग था उसके द्वारा डुप्ले को कृष्णा नदी के पार पे जो है मुगल क्षेत्रों का, यहाँ पे हम देख सकते हैं गवर्नर नियुक्त किए जाने को अंग्रेज आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो ये भी हम एक कारण देख सकते हैं, डुप्ले का उत्तरदायित्व भी यहाँ पे हमको हार का कारण नज़र आता है। इसके अलावा एक और कारण हमको देखने को मिलता है अंग्रेज़ों का योग्य नेतृत्व। अब अंग्रेजी सेना हम पढ़ते आ रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतर्गत जो सैनिक थे वो काफ़ी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलते हैं, काफ़ी एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी हमको अच्छी देखने को मिली है।
तो जो अंग्रेज कंपनी का जो राजनीतिक तथा सैनिक नेतृत्व था वो फ्रांसीसी की अपेक्षा कैसा था, काफ़ी श्रेष्ठ था। ठीक है, सैनिक का जो नेतृत्व था वो फ्रांसीसी की अपेक्षा काफ़ी श्रेष्ठ था। और क्लाइव जो था डुप्ली की अपेक्षा कुशल, योग्य और कूटनीतिज्ञ था। जो क्लाइव नाम का व्यक्ति था, गवर्नर, ठीक है, या जो भी हम बोल सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी का हेड, ठीक है, ये काफ़ी कैसा था, काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी कूटनीतिज्ञ हम बोल सकते हैं, कुशल सैनिक वो था, उसमें सारे गुण थे। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शासन की जो द्वितीय पंक्ति है, जिसमें हम देख सकते हैं आयरकूट नाम का व्यक्ति था, हेक्टर मुनरो, तो ये सभी योग्य सेनापति थे। और फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसमें एक प्रकार से हम इस प्रकार की कोई योग्यता वाले व्यक्ति हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान बड़े बड़े फ्रांसीसी जो अधिकारी थे कभी एकमत नहीं हुआ करते थे, परंतु हम अंग्रेज़ों की तरफ अगर देखें तो अंग्रेज़ों की तरफ सभी एकजुट होकर यहाँ पर काम करते थे। तो इसके कारण हम देखें तो फ्रांसीसी कंपनी जो थी उसका हार का सामना करना पड़ता है। और जो भारत और एंग्लो फ्रेंच औपनिवेशिक झगड़ा है उसमें हम देख सकते हैं भिन्न युद्ध स्थलों में से एक था, एक प्रकार से हम देखें भारत में, और उसमें अंग्रेज निश्चय ही जो है अधिक भाग्यशाली एवं सफल सिद्ध हुए, क्योंकि बाद में अंग्रेज़ों का ही हमको शासन देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ हार के कारण, यानी कि फ्रांसीसियों की असफलता के कारण हमने यहाँ पे देख ली हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से अंग्रेज़ों का फाइनली जो है एक प्रकार से मेन गेट खुल जाता है भारत के लिए। तो प्लासी का युद्ध जैसे ही जीता जाता है, किसके द्वारा, बंगाल, मतलब एक प्रकार से बंगाल के किनारे में, तो इसको जीतने के पश्चात अंग्रेज़ों के लिए एक प्रकार से द्वार खुल जाता है और फिर बाद में बक्सर का युद्ध जीत लिया जाता है। तो भारत में उनका शासन एक प्रकार से सही रूप में स्थापित होने लगता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम प्लासी की। तो प्लासी का युद्ध एक ओवरव्यू देख लेते हैं, कब हुआ था, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था, और भागीरथी नदी है उसके किनारे हुआ था। तो ये आप याद रख सकते हैं, भागीरथी नदी, अर्थात हम देख सकते हैं मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की जो भागीरथी है उसके किनारे जो प्लासी नाम का स्थान है, नाम इसलिए जाना जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी नाम के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी, किस किस के मध्य हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ थी सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के साथ में जो भी व्यक्ति थे उसके, मतलब उसके शासन में मंत्री वगैरह ना, जो भी उसके सहयोगी थे, वो उन सभी को जो क्लाइव था उसने अपने पक्ष में कर लिया था लालच देकर। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से षड्यंत्र कर लिया था। तो सिराजुद्दौला को यहाँ पे युद्ध, तो मतलब एक प्रकार से युद्ध नाम से जाना जाता है, परंतु युद्ध हुआ ही नहीं, हुआ इसलिए नहीं क्योंकि सिराजुद्दौला को मतलब एक प्रकार से युद्ध में लाया ही नहीं गया, और उस जो है एक प्रकार से हार हो गई, ऐसा उसको प्रतीत होता है। ठीक है, और बाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है, और इसी का एक व्यक्ति रहता है, उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे नवाब बना दिया जाता है, जिसका नाम रहता है मीर जाफ़र। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं, यानी कि जो युद्ध हुआ था, युद्ध एक प्रकार से युद्ध नहीं होता वो, परंतु हम युद्ध के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, और यहाँ बंगाल पर अंग्रेज़ों को एक स्थायी एवं सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है इस युद्ध के कारण, और अंग्रेज़ों के लिए जो विजय का द्वार है वो खुल जाता है प्लासी के युद्ध से। तो चलिए यहाँ पे हम पहला कारण जान लेते हैं। ये तो हमने देख लिया थोड़ा सा कि कहाँ युद्ध हुआ था, ये आप जान सकते हैं, किस किस के मध्य हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और कौन सी डेट को हुआ था। ये आप जैसे अगर 3 नंबर का आता तो आपको लिखने को ये काम आएगा। अब आगे देखते हैं हम युद्ध के कारण। तो युद्ध के कारण 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो वास्तविक कारण और एक तात्कालिक कारण। अब वास्तविक कारण की अगर बात करें यहाँ, तो देखिए वास्तविक कारण के अंतर्गत हमको 2 चीज़ें हमको यहाँ समझ में आती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखें राजनीतिक एवं सैनिक भूमिका के लिए यहाँ पर धन की आवश्यकता थी, यानी कि जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें क्या हो गई, अंग्रेज़ों की सफलता हमने देखे अभी, अंग्रेज़ सफल हो गए, तो उनको साम्राज्य विस्तार करने, यानी कि 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, एक तो साम्राज्य विस्तार यानी कि राजनीतिक जो है, और जो सैन्य शक्ति है, इन सभी के लिए उसको मुख्य रूप से क्या ज़रूरत थी, धन की, यानी कि धन अगर मिल जाएगा तो ये सारी चीज़ों का विस्तार यहाँ पे हो जाएगा। तो इन्हीं को देखते हुए यहाँ पे उनको पता था कि बंगाल इस मामले में जो है
समृद्ध है और काफ़ी उपजाऊ प्रांत भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं वास्तविक कारण यदि देखें तो ये युद्ध हुआ था, कौन सा, प्लासी का युद्ध। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे मतलब जो बंगाल है वो समुद्री तट पर उसके व्यापार खुले थे, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। तो व्यापार, भारत में व्यापार करने एवं सैनिक सफलता के लिए यूरोप से जो समुद्री मार्ग है उससे जुड़े रहने में बंगाल काफ़ी यहाँ पे अच्छा साबित हो सकता है। तो इस कारण यहाँ पे हमको युद्ध देखने को मिलता है, यह है वास्तविक कारण। परंतु तात्कालिक कारण के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला के अंतर्गत यदि देखें तो उसके अंतर्गत कुछ लोग काम करते थे। तो नवाब बनने पर यहाँ पर कंपनी द्वारा उपहार आदि भेंट ना कर यहाँ पर दरबारी शिष्टाचार का पालन नहीं किया गया, यानी कि जो सिराजुद्दौला था वो नवाब था और नवाब की यहाँ पे मतलब जो कंपनी है, कंपनी के द्वारा इस प्रकार का कोई काम नहीं किया गया शिष्टाचार का। तो यहाँ कंपनी द्वारा नवाब के प्रतिद्वंदी जो भी थे, मतलब प्रतिद्वंदी कौन कौन थे, अब दरबार में जो थे उसके विरोधी थे, जैसे कि एक थी घसीटी बेगम, ठीक है, और शौकत जंग, और एक और व्यक्ति था मीर जाफ़र। तो इन सभी व्यक्तियों को अंग्रेज़ों ने मिला लिया है, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा जो है ये काफ़ी विरोधी थे। तो इसके कारण अंग्रेज़ों को पता चला तो अंग्रेज़ों ने उनकी तरफ जो है मिला लिया और षड्यंत्र यहाँ पे शुरू हो गया, यानी नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र यहाँ पे कारण हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ दस्तक, दस्तक यानी कि एक फरमान होता है जो कि व्यापार करने का होता है, ठीक है, किसके पास था, अंग्रेज़ों के पास था और मुग़ल जो शासक थे उन्होंने दिया था। तो दस्तक का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा था किसके द्वारा, जो अंग्रेज़ है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1717 में मुग़ल सम्राट जो थे फ़र्रुखसियर, हमने पीछे पढ़ा, उनके द्वारा जो दस्तक दिया गया था उसका दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा था। तो आर्थिक क्षति किसको हो रही थी, सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने यहाँ पे जो आर्थिक क्षति है उसके कारण भी यहाँ पे उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कासिम बाज़ार में एक फैक्ट्री बना ली जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा और यहाँ पे हथियार जमा कर लिए जाते हैं। तो सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों द्वारा उस फैक्ट्री के भ्रमण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती। तो यहाँ पे जो है सिराजुद्दौला के दिमाग में एक प्रकार से जो है उनके प्रति घृणा की भावना आ जाती। मतलब एक प्रकार से हम देख सकते हैं फैक्ट्री में क्या छिपा कर रखा गया है ये देखने का अधिकार सिराजुद्दौला को नहीं दिया जाता। इस कारण भी हमको देखने को मिलता है यहाँ पे इसका तात्कालिक कारण। और फोर्ट विलियम नाम का एक किला था, वो भी हम देख सकते हैं, यानी फ्रांसीसियों ने बंगाल स्थित जो चंद्रनगर था और अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम का किला आरम्भ कर दिया गया था, मतलब किलेबंदी आरम्भ कर दी गई थी। किलेबंदी आरम्भ करने के बाद जो नवाब सिराजुद्दौला था इसने दोनों पक्षों को किलेबंदी रोकने का आदेश दे दिया और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी तो रोक दी, परंतु अंग्रेज़ों ने रोकी क्या, नहीं। तो अंग्रेज़ों ने नहीं रोकी, इसी कारण भी हमको ये प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की जो घटना थी, यानी कि ये आता भी है एग्ज़ाम में, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी वो आप तारीख याद रख सकते हैं, 20 जून को, 20 जून 1756 को ये घटना हुई थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सिराजुद्दौला के द्वारा एक क्या काम किया जाता है, जो अंग्रेज सैनिक थे, कितने टोटल 146 युद्धबंदी रहते हैं, उनको एक प्रकार से 18 और 14 फीट का एक कमरा रहता है, उसमें टोटल लोगों को बंद कर दिया जाता है। परंतु जब दूसरे दिन उनको निकाला जाता है तो वहाँ पे 23 लोग ही जीवित निकलते हैं, यानी कि 123 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो इसमें से जो व्यक्ति एक निकलता है उसका नाम रहता है हॉलवेल। 23 लोगों में एक हॉलवेल नाम का व्यक्ति भी रहता है। वो क्या होता है, वो इस घटना की जानकारी किसको देता है, अंग्रेज़ों को देता है। तो अंग्रेज़ों की शक्ति है, उसकी जो है शक्ति एवं प्रतिष्ठा, उसके विरुद्ध ये आक्रमण होता है। तो इसके कारण जो है युद्ध का हमको कारण ब्लैक होल की घटना भी नज़र आती है। इसके अलावा कलकत्ता के पतन का जो समाचार है, 16 अगस्त 1756 को कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है और वहाँ से क्लाइव जो अंग्रेज के तरफ का रहता है तथा जो वाटसन रहता है उसके नेतृत्व में एक सेना को बंगाल भेजा जाता है। इसी कारण भी हमको देखे जो नवाब के साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं उनको घूस देकर क्या कर लिया जाता है, अपने तरफ कर लिया जाता है। और बाद में हम देख सकते हैं 9 फरवरी को, यानी कि 1757 को ही, 9 फरवरी 1757 को हमको एक संधि देखने को मिलती है जिसका नाम रहता है अलीनगर की संधि। ठीक है, इस संधि में नवाब द्वारा कंपनी को मुआवजा देने तथा कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने व सिक्के ढालने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। तो ये भी हमको याद रखना है। तो ये कुछ तात्कालिक कारण थे
जिसके अंतर्गत हमने टोटल 6 देखे हैं। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र देखे हैं, दस्तकों का दुरुपयोग, कासिम बाजार की फैक्ट्री, फोर्ट विलियम की किलेबंदी, साथ में जो एक और था वो तो हमको इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि वो बंद कर देते, ब्लैक होल की घटना, और कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर। तो ये सारी चीज़ें तत्कालिक कारण और ये मुख्य जो है युद्ध के कारण हमको देखने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं परिणाम क्या हुए इस युद्ध के। इस युद्ध का परिणाम यदि हम देखें, युद्ध तो आपने देख लिए किस किस के मध्य हुआ था। युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला की सेना, सिराजुद्दौला की सेना तो पूरी किधर चली गई थी, ये चली गई थी कंपनी, यानी कंपनी ने अपने तरफ कर ली थी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की यहाँ पे हार हो जाती है, यानी कि जो उसके सेनापति वगैरह रहते हैं मीर जाफ़र और अन्य जो रहते हैं वो धोखा दे देते हैं यहाँ पर, और उसको बाद में नवाब बना दिया जाता है, किसको, मीर जाफ़र को। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम परिणाम देख लेते हैं एक एक करके, फिर हम देखेंगे उसके जो प्लासी का युद्ध है उसके संबंध में कुछ और चीज़ें। जैसे सबसे पहला जो परिणाम हमको यहाँ पे देखने को मिलता है सैनिकों की मौत। तो सैनिकों की मौत हम देख सकते हैं। देखिए कंपनी की अगर बात करें, कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के मात्र 22 लोग मरे थे, यानी कि 22 सैनिक ही मारे गए थे। परंतु यहाँ हम देखें जो नवाब रहता है, नवाब यानी कि सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के लगभग 500 सैनिक यहाँ पे मारे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, मीर जाफ़र के पुत्र के द्वारा। मीर जाफ़र वही व्यक्ति है जो मुख्य षड्यंत्रकारी होता है। मीर जाफ़र के पुत्र के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है, सिराजुद्दौला की, और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो मीर जाफ़र है वो कौन बन जाता है, बंगाल का नवाब, यानी कि हालांकि नवाब रहता है परंतु कठपुतली नवाब हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ों को जमींदारी प्रदान कर दी जाती है, यानी कि मीर जाफ़र को जब नवाब बना दिया जाता है उसको तो अभी अच्छा लग रहा है, बाद में परेशान हो जाएगा वो, पर मीर जाफ़र को नवाब बनाने के पश्चात जो अंग्रेज़ है उनसे वो खुश हो जाता है और उनको जो है 24 परगने की यहाँ पर क्या दे दी जाती है, 24 परगने की जमींदारी दे दी जाती है, और साथ में 50 लाख रुपए यहाँ पे नगद दे दिए जाते तथा क्लाइव को एक प्रकार से ओनली क्लाइव को, क्योंकि क्लाइव की सहायता से ही ये हुआ था, तो ओनली क्लाइव को 2 लाख रुपए, 2,34,000 पाउंड में दिया जाता है, यानी कि पुरस्कार के तौर पर जो है क्लाइव को अलग पुरस्कार दिया जाता है मीर जाफ़र के द्वारा। और इस धन का उपयोग जो है कंपनी द्वारा भारत के जो फ्रांसीसी है अन्य कंपनी है उनको शक्ति को पराजित करने के लिए काम किया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं, अंग्रेज़ों को जमींदारी यहाँ प्रदान की जाती है। उसके अलावा ये अन्य शक्तियों को पराजित करने के लिए जो भी पैसा दिया जाता है वो यहाँ पे उपयोग कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि जो प्लासी का युद्ध था वो एक कूटनीतिक विजय थी, ये सही है या गलत है। तो इसके संबंध में हमको कुछ यहाँ पे पक्ष देखना है ताकि हमको समझ में आए कि जो युद्ध था वो सही में कूटनीतिक था या फिर नहीं था। तो इसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे प्लासी के युद्ध की अगर बात करें तो प्लासी का युद्ध हम अभी बात की है पीछे, वो कोई युद्ध नहीं था, हालांकि एक षड्यंत्र था। तो जो प्लासी का युद्ध था उसके स्वरूप पर विचार अगर करें हम तो इस युद्ध का सामरिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं था। सामरिक दृष्टिकोण से कोई महत्व था क्या, नहीं था। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर के द्वारा बोला गया है, उन्होंने बोला है कि यह एक क्या था, सौदा था। सौदा मतलब एक समझौता था जिसमें बंगाल के धनी सेठ तथा मीर जाफ़र ने जो है नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ क्या था, बेच डाला था। तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वास्तव में अगर देखें हम तो जो युद्ध था, युद्ध का शुरुआत, युद्ध की जो शुरुआत है और उसका जो अंत है वो क्या होना है वो पहले से ही परिभाषित था, यानी कि हम बोल सकते हैं उसकी प्रस्तावना और उपसंहार जो थे युद्ध लड़े जाने के पहले ही डिसाइड किए जा चुके थे, उसको लिख दिया गया था कि क्या क्या होने वाला है। तो ये भी हम देख सकते हैं। और एक प्रकार से हम देखें तो जो इसके अंतर्गत यानी मीर मदान है, मोहनलाल बहादुरी, ये सभी लड़े, और घटना जो थी एक प्रकार से झड़प, एकमात्र झड़प और भगदड़ थी, यानी कि युद्ध ना बोलकर हम इसको क्या बोल सकते हैं, झड़प और भगदड़ ही इसको हम बोल सकते हैं, युद्ध नहीं था ये। और अंत में क्या हो जाता है, अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। अंग्रेज़ों की जीत तो पहले से ही तय थी, हालांकि हम अभी बोल सकते हैं अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। और मीर जाफ़र एवं राय दुर्लभ जैसे जो व्यक्ति है उनके दिमाग यानी कि नैतिक क्षरण हो जाता है, और था विश्वासघात, एक प्रकार से ये सारी चीज़ विश्वासघात
का परिणाम एक प्रकार से हम देख सकते हैं, नैतिक क्षरण हो जाता है। अच्छा, अंग्रेज़ों की जीत किस लिए हुई है? ये इन्हीं के नैतिक क्षरण और विश्वासघात के कारण ही यहाँ पे हमको नैतिक मतलब जो अंग्रेज़ों की जीत देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरे शब्दों में अगर कहें हम तो प्लासी का युद्ध था, अंग्रेज़ों की सैनिक कुशलता की वजह से नहीं जीते थे वो। मतलब यहाँ पे सैनिक कुशलता का उपयोग किया गया था क्या? नहीं किया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा सैनिक कुशलता का उपयोग नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया गया था। तो हम बोल सकते हैं कूटनीति का ही यहाँ पे उपयोग हमको देखने को मिलता है। कूटनीतिज्ञ विजय ही हम इसको बोल सकते हैं अंग्रेज़ों की। और इस युद्ध का जो महत्व था एक प्रकार से हम देखें तो बंगाल हमेशा के लिए अंग्रेज़ों के अधीन चला गया, अंग्रेज़ों के लिए महत्व है। और बंगाल की जो लूट से है अंग्रेज़ों को काफ़ी संसाधन मिले, संपूर्ण भारत को उसने जीत लिया उसके बल पर। और इस तरह अंग्रेज़ व्यापारिक एकाधिकार से राजनीतिक एकाधिकार की तरफ यहाँ पर बढ़ने लगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के पश्चात देख सकते हैं हम, देखिए कूटनीति का उन्होंने प्रयोग किया और बंगाल हमेशा के लिए यहाँ पे अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो हम सही रूप में अगर बोलें तो अंग्रेज़ों का जो था सैनिक कुशलता के बल पर नहीं जीता था बल्कि कूटनीति के बल पर जीता था, यानी कि हम सही बोल सकते हैं। ये कथन हमारा सही है, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये आंसर को यहाँ पर फिट कर सकते हैं अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो। अब आगे देखते हैं अंग्रेज़ों के विजय का कारण क्या था, मतलब अंग्रेज़ों की जीत क्यों हुई। तो उसके लिए विभिन्न कारण हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कारण हमको देखने को मिलता है अधिकारियों का विश्वासघाती होना, यानी कि जो सिराजुद्दौला था, यानी कि नवाब हम बोल सकते हैं, नवाब था वो उसके जो अधिकारी थे और जो सेनापति वगैरह सारे थे वो सभी कैसे थे? विश्वासघाती थे। इस कारण अंग्रेज़ों की जीत यहाँ पे हुई। इसके अलावा क्लाइव में जो था कूटनीतिज्ञता कूट कर भरी थी और वो दूरदर्शी था, एक प्रकार से दूरदर्शी व्यक्ति भी था। तो उसने कूटनीति के माध्यम से मीर जाफ़र को जो है राजनीतिक तथा राय दुर्लभ और जगत सेठ और इन अन्य लोगों को आर्थिक महत्वाकांक्षा को जागृत करके सिराजुद्दौला के विपक्ष में कर दिया। तो इस कारण भी अंग्रेज़ों की जीत हमको देखने को मिलती है। सैन्य विज्ञान तथा सैन्य तकनीकी में काफ़ी आगे थे जो ब्रिटिश थे और उनकी श्रेष्ठता, अंग्रेज़ों की तोपें, छोटे हथियार, मतलब काफ़ी जो है अच्छे हथियार थे उनके, और भारतीय हथियार से काफ़ी जो है मतलब आगे थे। इसी के कारण यहाँ पे हम देखें तो ब्रिटिश अधिकारी रणनीति तथा सामरिक महत्व की जानकारी में काफ़ी निपुण थे। तो इसके कारण भी हमको यहाँ पे जीत देखने को मिलती है अंग्रेज़ों की। फिर सिराजुद्दौला एक अयोग्य नवाब था, यानी कि हम अयोग्य क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अपने विरुद्ध जो भी षड्यंत्र हो रहा था उसकी भनक उसको नहीं लगी, यानी कि वो समझ नहीं पाया, और समझ नहीं पाया इसके कारण वो युद्ध के दौरान रणभूमि छोड़कर भाग गया। इसके अलावा लड़ाई का हित जो था, एक प्रकार से अगर देखें तो अंग्रेज किसी सेनापति के लिए नहीं लड़ते थे बल्कि वो कैसे लड़ते थे? इंग्लैंड के हित में लड़ते थे। और इसी संदर्भ में अगर देखें तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है पी स्पीयर, इनके द्वारा बोला गया है कि एक भारतीय नेता, मतलब एक भारतीय नेता की जो विजय थी वो खुद की अपनी विजय थी, यानी कि क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे जो राजा थे भारत के अंतर्गत वो आपसी संघर्ष करते रहते थे एक क्षेत्र को लेकर, परंतु ब्रिटेन का एक एक सैनिक क्या चाहता था? ब्रिटेन की विजय चाहता था, यानी देश के लिए, देश के हित में लड़ते थे और यहाँ जो है अपने हित में लड़ते थे। तो ये संकुचित दृष्टिकोण के कारण ही यहाँ पे हमको जो है भारतीयों की हार देखने को मिलती है और अंग्रेज़ों की जीत देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे कारण थे किसके? अंग्रेज़ों के विजय के। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स के अंतर्गत। अब आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध, जिसके बाद जो है पूर्ण तरीके से जो भारत है, भारत के अंतर्गत अंग्रेज शक्ति मतलब पावरफुल हो जाती है। तो बक्सर का युद्ध हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, कब हुआ था। तो यहाँ देखिए इसकी डेट आप याद रख सकते हैं क्योंकि आ सकता है ये जो है काफ़ी आता भी है। 22 अक्टूबर 1764 को ये है, आप डेट याद रख सकते हैं। और एक तरफ था अंग्रेज, अंग्रेज के अंतर्गत हम देखें हेक्टर मोनरो नाम का व्यक्ति, ठीक है। और दूसरी तरफ यदि देखें, दूसरी तरफ थे अन्य व्यक्ति भारतीय, यानी कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। इसके साथ में कौन थे? अवध का नवाब। अवध का नवाब का नाम क्या है? शुजा-उद-दौला।
ठीक है। और मुख्य व्यक्ति कौन था? एक मुख्य व्यक्ति था मीर कासिम, जो कि उस समय बंगाल का नवाब था परंतु भाग गया था। ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति थे। तीनों व्यक्तियों के मध्य यहाँ पे तीनों व्यक्तियों और यहाँ पे हेक्टर मुनरो यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके तरफ का व्यक्ति। तो यहाँ पे युद्ध हुआ कहाँ पे? बक्सर नाम के स्थान पर। और युद्ध में परिणाम क्या हुआ? युद्ध में परिणाम ये हुआ कि ये तीनों की हार हो गई और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर संधि समझौते देखने को मिलते हैं। और जो विजय है किसकी हो गई? अंग्रेज़ों की हो गई। अंग्रेज़ों की विजय होने के कारण वास्तविक जो शक्ति है यानी कि ब्रिटिश की प्रभुसत्ता हमको देखने को मिलती है कहाँ पे? भारत में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। अब हम इसके जान लेते हैं कारण। 2 रूप से कारण देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा तात्कालिक कारण, एक मिलेगा वास्तविक कारण। तो वास्तविक कारण क्या था पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए वास्तविक कारण जैसे कि हमने प्लासी के युद्ध में देखे थे, तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? जो पिछली युद्ध हुआ था यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, उसमें सफलता के बाद यहाँ पे इनकी शक्तियों को विस्तार करना था, यानी कि राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना था और सैनिक शक्ति। तो इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता थी? उसको धन की। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम देख सकते हैं प्लासी के युद्ध के पश्चात भी इसी प्रकार की कुछ आवश्यकता थी। तो उनको फिर से बंगाल का जो है बंगाल दिखा। बंगाल काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी उपजाऊ था, है ना, और समुद्री तट था, व्यापार, सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ उपजाऊ थी। ठीक है। और उनको एक कठपुतली नवाब की ज़रूरत थी। कठपुतली नवाब मतलब जो अंग्रेज़ों के कहने में काम करे, नाम मात्र का नवाब वहाँ पे हो। तो यहाँ पे देखिए उनको जो है कासिम, मीर कासिम बना था, परंतु मीर कासिम जो है इनके जो भी इनके द्वारा प्रतिक्रिया होती, सारी चीज़ होती थी, उनसे वो सहमत नहीं था। जो भी इनके द्वारा समझौते होते थे उनके संबंध में सहमत नहीं था मीर कासिम, इसलिए वो चाहते थे कि कठपुतली नवाब इनका हो। तो ये सारे कारण हमको वास्तविक कारण देखने को मिलते हैं बक्सर के युद्ध के। तो इन्हीं को लेकर यहाँ पे बक्सर का युद्ध होता है। परंतु तात्कालिक कारण के अंतर्गत हमको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि जो नवाब है, नवाब बनने के पश्चात जो मीर कासिम रहता है, जिसके अंतर्गत हमने देखे हैं युद्ध, जैसे ये देखिए मीर कासिम। तो मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को जो वादे किए थे, मतलब अंग्रेज़ों को किए गए वादे यहाँ पे पूरे नहीं किए। जैसे कि बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव ये सभी ज़िले थे, और सिलहट के लिए चूने का व्यापार कंपनी को आधा हिस्सा दिया यहाँ पे। इसके बाद हम देख सकते हैं अंग्रेज़ों द्वारा अधिक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु निरंतर यहाँ दबाव बनाया गया, किसके ऊपर? मीर कासिम के ऊपर। और अंग्रेज़ों की यहाँ मनमानी चलती रही। आर्थिक लिप्सा के कारण नवाब को काफ़ी आर्थिक नुकसान होता रहा, इसलिए वो त्रस्त हो गया उनसे। तो इसी के कारण भी हम देख सकते हैं युद्ध हुआ था। तो कुछ कारण हम देख लेते हैं, जैसे कि नवाब की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचा गया एक प्रकार से, यानी कि 1761 में मीर कासिम को इस बात के लिए विवश किया गया कि शाह आलम को सम्राट माने तथा 12 लाख रुपए नजराने के रूप में दे। और अंग्रेज़ों की इस कार्रवाई को नवाब ने अपनी स्वतंत्रता पर आघात माना, यानी कि ऐसा वो नहीं चाहता था मीर कासिम, परंतु उसके ऊपर दबाव कौन बना रहा था? अंग्रेज। तो ये भी एक मुख्य कारण हमको जानने को मिलता है यहाँ पे तात्कालिक कारण के रूप में। फिर जैसे अगर बात करें तोप तथा बंदूकों के कारखाने की स्थापना कर ली गई, किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। और जो मीर कासिम था, मीर कासिम बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। और ये जो तोप और बंदूक के कारखाने हैं किसके द्वारा स्थापित कर लिए गए थे? नवाब के द्वारा। नवाब कौन था? मीर कासिम। तो मीर कासिम के द्वारा यहाँ पे मुंगेर, यानी कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर वो चला गया और मुंगेर में उनने तोप और बंदूक के कारखाने की स्थापना कर ली। और यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज कैसे थे? नाराज़ थे कासिम से, यानी कि वो इसके विरुद्ध यहाँ पे हम देखें पावरफुल होता जा रहा है, तो अंग्रेज़ों के लिए घातक सिद्ध होगा ना। तो इसलिए अंग्रेज नवाब से कैसे थे? नाराज़ थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नवाब की आय घट गई। क्यों घट गई? प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल में कंपनियों के कर्मचारी को व्यापार करने और आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई, और ये बिना कर चुकाए, यानी कि बिना चुंगी दिए यहाँ पे व्यापार करने लगे। तो व्यापार करने लगे तो क्या हुआ? भारतीय जो व्यापारी उनका व्यापार चौपट हो गया और नवाब की आय भी एक प्रकार से यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो मीर कासिम ने कंपनी और उसके अधिकारियों पर यहाँ पे व्यापार के लिए कैसा अंकुश लगा दिया। तो ये भी देखिए हमको एक कारण देखने को मिलता है। फिर दस्तक प्रथा यहाँ पर समाप्त कर दी। दस्तक प्रथा फर्रुखसियर के द्वारा शुरू की जाती है, परंतु मीर कासिम के द्वारा यहाँ पर दस्तक प्रथा का जो दुरुपयोग होता है, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा जो दुरुपयोग होता है, वो मीर कासिम के द्वारा यहाँ पर समाप्त कर दी जाती है। ठीक है। तो 1763 में जब समाप्त कर दी जाती है तो अंग्रेज़ों के मन में फिर से मतलब युद्ध के लिए यहाँ पर भावना उत्पन्न होती है, यानी कि तात्कालिक कारण के रूप में ये भी हमको देखने को मिलता है।
ठीक है। एक और कारण है मीर कासिम के विरुद्ध यहाँ सैनिक अभियान, यानी कि अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान आरंभ कर दिया और जो कठवा है यानी कि एक जगह है उसके युद्ध में मीर कासिम को पराजित कर मीर कासिम की जगह फिर से जो मीर जाफ़र रहता है, मीर जाफ़र को यहाँ पे नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण मीर कासिम जो है पहले जाता है कहाँ पे, शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब है, फिर शाह आलम द्वितीय, इन सभी को यहाँ पे इकट्ठा करता है और सभी को इकट्ठा करने के पश्चात वो बक्सर के युद्ध में इनका सामना करता है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण सभी की यहाँ पे हार हो जाती है, यानी कि भारतीयों की हार हो जाती है और किसकी जीत होती है, अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ है इसके अंतर्गत, हमको ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ डेट याद रख लीजिए और किस किस के मध्य हुआ था ये आपको याद रखना है। यानी कि ब्रिटिश सेना के मध्य जो ब्रिटिश सेना की तरफ मात्र 8,000 सैनिक थे, यहाँ पे कितने थे, मात्र 8,000 थे। परंतु इधर हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख सैनिक हमको यहाँ देखने को मिलते हैं भारतीयों की तरफ। फिर भी यहाँ पे हमको देखें तो 9 बजे शुरू हुआ युद्ध और मात्र 3 घंटे यानी कि 12 बजे यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महत्व क्या था, जो युद्ध हुआ था बक्सर का उसका महत्व हम जान लेते हैं। तो महत्व के अंतर हम देखते हैं, देखिए मुख्य रूप से हम पॉइंट्स में देख लेते हैं कुछ, जैसे राजनीतिक एवं सैनिक दृष्टि से अगर देखें तो बक्सर के युद्ध का जो राजनीतिक एवं सैनिक दृष्टि से महत्व था प्लासी की अपेक्षा अधिक था, यानी प्लासी का जो युद्ध था उसकी अपेक्षा कैसा था, प्लासी से अधिक था। जितना कि प्लासी का युद्ध का महत्व था उससे अधिक बक्सर का युद्ध था। और डॉक्टर जो के दत्ता है, एक व्यक्ति है, इनके द्वारा कहा गया है कि जो बक्सर का युद्ध था उसका महत्व उन्होंने समझाया और प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अपने परिणामों की दृष्टि से अधिक निर्णायक था, ये भी यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है। तो अगर इस प्रकार के आप कथन लिखते हैं तो आपको जो है नंबर अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे मतलब नंबर नहीं कटेंगे आंसर राइटिंग में। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो शक्तिशाली नवाब की हार यहाँ पे जो है हो जाती है, यानी राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो युद्ध में अंग्रेज़ों ने उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली नवाब को हरा दिया और अंग्रेज़ों की सफलता इतनी प्रभावशाली थी कि इसके बाद अगले 92 वर्षों तक अवध के किसी भी नवाब ने अंग्रेज़ों का विरोध करने का साहस नहीं किया। जो अवध का नवाब था यानी शुजा-उद-दौला, उसकी हार यहाँ पर हो जाती है। तो आगे बहुत दिनों तक हमको ये इस प्रकार का यहाँ विरोध देखने को नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं हम, बंगाल बिहार पर जो है आधिपत्य हो जाता है किसका, कंपनी का। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो दूसरा राजनीतिक महत्व हम इसको बोल सकते हैं, बंगाल बिहार पर आधिपत्य का स्थायी रूप से हो जाता है और अंग्रेज़ों का दिल्ली का मार्ग भी खुल जाता है, क्योंकि मेन जो है शाह आलम द्वितीय भी उसकी भी हार हो जाती है मुग़ल सम्राट की। तो मुग़ल सम्राट भी अब और अधिक अंग्रेज़ी सहायता का इच्छुक रहता है, यानी कि वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहता है और वह अंग्रेज़ों से ऐसा समझौता भी करने को तैयार रहता है जिसमें उसे नाम मात्र के अधिकार भी सुरक्षित हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये। फिर अखिल भारतीय शक्ति के रूप में जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उभरी, यानी कि कंपनी ने बंगाल के नवाब के अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए और अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बंगाल तक सीमित न रहकर पूरे भारत के लिए अखिल भारतीय रूप से शक्ति बनकर यहाँ पे उभरी और प्लासी में बंगाल की सेना को परास्त किया, जबकि बक्सर में उसने उत्तरी भारत की श्रेष्ठ जो सेना है उसको परास्त कर दिया। और वास्तव में हम देखें तो बक्सर की जो विजय थी प्लासी की विजय की ही पूरक थी, यानी कि अगर प्लासी बस की विजय होती तो जो है कंप्लीट नहीं माना जाता, परंतु बक्सर और प्लासी को मिलाकर हम बोल सकते हैं टोटल विजय अब अंग्रेज की हो गई। फिर देखें अंग्रेजी सैनिक शक्ति एक प्रकार से स्पष्ट थी यहाँ पे। मुख्य रूप से अगर देखें तो सैनिक दृष्टि से भी बक्सर का जो युद्ध था वो अधिक महत्वपूर्ण था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेंसीटाट, बेंसीटाट नाम का एक व्यक्ति है, उसने बोला है, इन्होंने क्या लिखा है कि यहाँ प्लासी की जो विजय थी क्लाइव के षड्यंत्रों का परिणाम थी और बक्सर की विजय को इन्होंने क्या बोला है, अंग्रेजों की सैनिक शक्ति स्पष्ट थी। तो यही बात यहाँ बोली जा रही है, यानी कि वहाँ तो कूटनीतिकता का परिणाम था परंतु यहाँ सैनिक शक्ति का परिणाम हम बोल सकते हैं। इसके अलावा इस युद्ध के जो आर्थिक परिणाम थे वो भारतीयों के लिए तो काफ़ी घातक सिद्ध हुए और अब बंगाल मतलब बंगाल बिहार की जो लूट है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी आई, क्योंकि अंग्रेज़ों का वहाँ पे स्थायित्व हो गया था और बंगाल बिहार उड़ीसा की जो लगान है अंग्रेज़ों के पास आ गई और इससे जो है भारतीय जो उद्योग धंधे थे
उनको काफ़ी यहाँ पे हानि हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा इस युद्ध के पश्चात बंगाल में क्या हुआ, द्वैत शासन लागू हो गया। द्वैत शासन का मतलब होता है कि ऐसा शासन जिसमें कुछ अधिकार यहाँ पे कठपुतली शासक के पास होंगे और कुछ अधिकार किसके पास होंगे, अंग्रेजों के पास। तो इस प्रकार का शासन हमको द्वैत शासन यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये कब तक चलेगा, 1772 तक, जब तक कि वॉरेन हेस्टिंग ना आ जाए। ठीक, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको 1772 में समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु बाद में फिर शुरू कर दिया जाता है। तो बाद में कब शुरू किया जाता है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ देखिए आर्थिक जो साधन थे उन सभी का जो है टारगेट बनाया गया ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। और स्पष्ट रूप से अगर देखें हम तो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना जिस प्रक्रिया का जो आरंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था, प्लासी से, और उसको फाइनली पूरा कब किया गया, बक्सर के युद्ध में किया गया। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति और है जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ है, इनके द्वारा लिखा गया है कि बक्सर की लड़ाई एक निर्णायक युद्ध था जिसने प्लासी के कार्य को पूर्ण किया है। और एक और व्यक्ति है माइकल एडवर्ड, इन्होंने बोला है कि बक्सर के युद्ध ने ही भारत ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसकी नींव रखी है। ये भी यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना है। चलिए, एक संधि हुई थी इसी के अंतर्गत देख लेते हैं। संधि तो एक हुई थी परंतु दो, देखिए एक ही स्थान पर हुई थी, एक ही जो है उसके कारण इलाहाबाद की संधि से बोला जाता है, परंतु दो हुई थी, पहले हो गई थी एक और एक दूसरी हुई थी, यानी कि दो संधि हुई थी। तो पहली संधि के बारे में बात कर लेते हैं जिसे हम इलाहाबाद की प्रथम संधि बोलते हैं। तो कब हुई थी, ये हुई थी 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 को। 64 में युद्ध हुआ था किसका, बक्सर का, और ये 65 में हुई थी। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं ये किस किस के मध्य हुई थी, आपको याद रखना है, शाह आलम सेकेंड और प्लस क्लाइव के मध्य ये हुई थी। अब इसके तहत क्या किया जाता है, जो मुगल है, मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को क्या दे दिया जाता है, बंगाल, साथ में बिहार, उड़ीसा, इन सभी की दीवानी अधिकार, अर्थात हम बोल सकते हैं राजस्व का अधिकार, राजस्व मतलब कर वसूलने का अधिकार, ये दे दिया जाता है। और उसके अलावा शाह आलम द्वितीय को जो अवध का नवाब है उससे जो कड़ा है, कड़ा नाम का एक जगह है, और साथ में इलाहाबाद, ये दे दिया जाता है किसको, शाह आलम द्वितीय को। और शाह आलम द्वितीय को निजामत के रूप में वो 53 लाख रुपए भी यहाँ पे सालाना और व्यक्तिगत रूप से 26 लाख रुपए देने का यहाँ पे स्वीकार किया जाता है इस संधि के तहत। और अब व्यवहार में मुगल शासक जो है अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता यानी कि पेंशन प्राप्त करने वाला बनकर रह जाता है। तो ये देख सकते हैं 12 अगस्त को ये संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय क्लाइव के मध्य। और क्लाइव को यहाँ पे बंगाल बिहार यानी कि अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल जाते हैं राजस्व वसूलने के। और शाह आलम द्वितीय को यहाँ पे क्लाइव क्या करता है, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर दे देता है 53 लाख रुपए वार्षिक यहाँ पे, और व्यक्तिगत खर्चा 26 लाख रुपए यहाँ पे देने का यहाँ पे समझौता होता है। फिर तुरंत जो है दूसरी संधि होती है, कितने दिन पश्चात, 16 अगस्त को, 16 अगस्त यानी हम बोल सकते हैं 4 दिन पश्चात। ठीक है, अब किस किस के मध्य होती है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। ये होती है अवध का नवाब के मध्य यानी कि शुजा-उद-दौला, और एक तरफ कौन रहता है, क्लाइव। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक प्रकार से जो क्लाइव है, क्लाइव फिर से क्या करता है, कड़ा और इलाहाबाद लेकर किसको दे देता है, वापस दे देता है अवध के नवाब को। पहले किसको मिल गया था, शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट को, कड़ा प्लस इलाहाबाद, शुजा-उद-दौला को यहाँ पे दे दिया जाता है। और यहाँ अंग्रेजों को जो है हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए मिलते हैं, 50 लाख रुपए किसको दिया जाता है, अंग्रेजों को। तो बस इतना याद रखना है किस किस के मध्य हुई थी, कब हुई थी, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये तो थी इलाहाबाद की संधि हमने देखें। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, इस युद्ध का परिणाम जो हुआ था, बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया था। तो वो क्या था द्वैत शासन, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए नवाब की सेना एक प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गई, यानी कि बंगाल में जब द्वैत शासन लगा तो नवाब की सेना कैसी हो गई, समाप्त
एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, यानी कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय होने के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। और मीर जाफ़र कैसा था, एक प्रकार से कठपुतली नवाब हम बोल सकते हैं। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, किंतु शीघ्र ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु के बाद उसका बेटा बनता है नजमुद्दौला, ठीक है। और ये नवाब बन जाता है, और नए नवाब से जो है एक प्रकार से है हम देख सकते हैं फरवरी में फिर से 1765 में फरवरी में एक संधि होती है, और संधि के तहत यहाँ पर नवाब की सेना को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि बंगाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, ब्रिटिश कंपनी की। ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत जो सेना होती है या कलकत्ता काउंसिल जो है उसने अपने हाथों में ले लिया। और इस संधि के अनुसार बंगाल में एक जो है हम बोल सकते हैं नायब सूबेदार यानी कि मोहम्मद रज़ा खां की नियुक्ति अंग्रेज़ों द्वारा की गई। और साथ ही बंगाल की सुरक्षा और वहाँ संबंध और कंपनी का जो नियंत्रण है सभी व्यवस्था किसके हाथ में दी गई, कंपनी ने अपने हाथ में मतलब रख ली, अपने द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया गया था उसके हाथ में, ठीक है। और इस तरह बंगाल में नवाब का जो स्वतंत्र शासन है समाप्त हो गया। शासन के दो भाग हो गए यहाँ पर। शासन के दो भाग कौन कौन से हो गए, एक हम देख सकते हैं, एक था दीवानी, ठीक है। दीवानी मतलब होता है जो जिसके अंतर्गत अभी मैंने बताया था राजस्व की वसूली की जाती है। राजस्व मतलब कर बोल सकते हैं हम, राजस्व की वसूली की जाती है। और एक था निजामत का अधिकार, निजामत। तो निजामत के अंतर्गत क्या था, पूरे प्रशासनिक कार्य को देखना, सेना को जो है मतलब सैनिक शक्ति को मेंटेन करना, जो कि अंग्रेज़ों के अंतर्गत रखी गई थी, तो अंग्रेज़ों के द्वारा रखी गई थी, उनको मेंटेन करना। तो ये दो कारण, मतलब ये वाला जो था अंग्रेज़ों के हाथ में था, और ये वाला जो था शासक के हाथ में था, यानी कि जो कठपुतली शासक था उसके हाथ में। तो शासन के दो भाग होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, द्वैत शासन की संज्ञा इसको दी गई है। मतलब इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है मुग़ल बादशाह को एक प्रकार से अगर देखें हम, तो मुग़ल बादशाह की ओर से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है, ये हमने देखे अभी। उसके साथ में बदले में उसको 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुग़ल बादशाह को देना स्वीकार होता है। और बंगाल के नवाब को निजामत का अधिकार मिलता है, अर्थात शासन या शांति व्यवस्था, बाह्य आक्रमण सुरक्षा, फौजदारी का कानून यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है, सारी चीज़ों की व्यवस्था किसकी रहती है, बंगाल के नवाब की रहती है। और यहाँ पे कंपनी को निजामत के कार्य के लिए 53 लाख रुपए देने थे। तो शासन के इन दोनों भाग में बंटने के कारण जो कंप्लीट व्यवस्था है उसको क्या बोला जाता है, द्वैत शासन की संज्ञा दी गई है। मतलब यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग किया गया, और इसे ही द्वैत शासन हम बोल सकते हैं। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रज़ा खां, जो हमने पीछे देखे, और बिहार में राजा सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ, इन सभी को नियुक्त कर दिया अपने राजस्व वसूलने के लिए। तो ये सभी हम देख सकते हैं द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो जाता है। कब से शुरू होता है, 1765 से, 1765 से शुरू होता है, और 1772 तक ये चलेगा, जब तक कि वॉरेन हेस्टिंग आएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग इसको समाप्त कर देता है। अब बात करते हैं इस दोहरे शासन का औचित्य क्या था, ठीक है। तो दोहरे शासन का औचित्य क्या था वो हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे। तो जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसमें समझ शक्ति किसके पास थी, कंपनी के पास थी, और नवाब नाम मात्र का शासक था, यानी कठपुतली शासक था। और इसके निम्नलिखित कारण हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है, कंपनी स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता हाथ में लेना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जो अदर व्यक्ति है, अदर व्यक्ति मतलब अदर कंपनी भी हो सकती है, जो यूरोपीय कंपनी भारत में थी, और अदर जो भारतीय व्यक्ति है उनका भी एक प्रकार से डर था। तो भारतीयों को डर हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अन्य जो कंपनी थी यूरोप से आई वाली, तो वो एकदम से अगर राजा कौन बन जाता, अंग्रेजों के द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई व्यक्ति अगर राजा बन जाता, शासन हाथ में ले लेता, तो अन्य कंपनियां ये स्वीकार करती क्या, नहीं करती। तो इसका भी भय बना हुआ था किसको, कंपनी को। तो इसके कारण वो उन्होंने जो है कठपुतली शासक बनाया बंगाल के नवाब को, और सारा जो व्यवस्था है, अंदरूनी जो पावरफुल चीज़ें हैं वो अपने हाथ में ले ली। यानी कि आर्थिक लाभ हेतु यहाँ पे भारत को साधन बनाना चाहते थे, ना कि वो एकदम से शासन करना चाहते थे। तो ये मुख्य यहाँ पे हम देख सकते हैं द्वैत शासन का उद्देश्य। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को संयुक्त मोर्चा का भी भय था, यानी कि जो अदर कंपनी थी वो एक प्रकार से संयुक्त मोर्चा यहाँ पे बना लेती अगर कोई कंपनी का व्यक्ति सूबेदार बनता, तो यानी कमांड जो है संभालता। तो फ्रांसीसी कंपनी थी, डच कंपनी थी, डेनिश कंपनी थी, ये अगर स्वीकार नहीं करती और मोर्चा बना लेती, तो इसका भी भय किसको था, कंपनी को था। फिर भारतीयों का भय था, कोई भी जो भारतीय थे वो कोई विदेशी व्यक्ति को एकदम से राजा स्वीकार नहीं करते, तो वो गुट बना सकते थे विरोध करने के लिए, तो इसका भी भय बना हुआ था। इसके कारण उन्होंने द्वैत शासन यहाँ पर लागू किया।
नेक्स्ट, इनके पास कोई प्रशिक्षित अधिकारी नहीं थे अभी वर्तमान में जो कि शासन के कार्यभार को संभाल सके। तो ये भी एक प्रकार से व्यवस्था हम देख सकते हैं दोहरे शासन का यहाँ पे उद्देश्य। दोहरे शासन से कंपनी का जो है बंगाल की सत्ता पर पूर्ण अधिकार हो गया, जबकि उसके पास किसी प्रकार का उत्तरदायित्व मतलब किसी प्रकार के जिम्मेदारी ना होते हुए भी पूरी तरीके से वो पावरफुल बन गए थे, यानी पूर्ण तरीके से यहाँ पर सत्ता पर अधिकार उनका हो गया था। अब शासन की विफलताओं के लिए भारतीयों का पर जो है दोषारोपण किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी प्रकार का जो कार्य है, कार्य में कोई अगर दोष आता है तो कंपनी का होगा क्या? नहीं होगा। कंपनी का तो सिर्फ दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार है, जो कि उनके फायदे की काम था, मतलब फायदे की चीज़ उनके पास रख ली। और जो दायित्व वाली चीज़ें थी, यानी कि बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, फौजदारी कानून, इन सभी में अगर किसी प्रकार का दोष आता है या कारण गलती होती है तो किसको दोष दिया जाएगा? जो नवाब है उसको, यानी कि जो कठपुतली नवाब, उसको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इनके द्वारा ये नीति अपनाई गई और इनसे सभी जो लाभ होते थे वो कंपनी को ही प्राप्त होते थे। इसके अलावा इसके कुछ दुष्परिणाम भी हम देख लेते हैं, मतलब फ़ायदे हुए हैं तो नुकसान भी तो होंगे ही। यहाँ देखिए दुष्परिणाम हम देख सकते हैं। जो क्लाइव है उसके द्वारा दोष शासन व्यवस्था एक प्रकार से अप्रभावी तथा अव्यवहारिक थी और इसने बंगाल में अराजकता एवं भ्रांति काफ़ी फैला दी थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें, देश की जो कानून व्यवस्था वो एक प्रकार से ठप हो जाती है, यानी कि निजामत की जो शिथिलता है, निजामत मतलब जो नवाब के पास अधिकार मिले थे वो निजामत के अधिकार थे, यानी कि हम बोल सकते हैं आंतरिक बाह्य सुरक्षा, फौजदारी कानून, इन सभी के कारण जो है शिथिलता आ गई इनमें। और शिथिलता आने के कारण कानून व्यवस्था जो देश की है वो काफ़ी ठप यहाँ पे देखने को मिलती, क्योंकि कंपनी प्रशासन के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करती थी, वो तो सिर्फ राजस्व वसूलती थी। उसके अलावा यदि देखें तो द्वैत शासन के दौरान क्या हुआ, भूमि कर का संग्रह एक प्रकार से काफ़ी उसका भार हुआ करता था, काफ़ी मतलब प्रतिवर्ष अधिकाधिक रूप से यहाँ बोली लगाई जाती थी। जो व्यक्ति ज़्यादा बोली लगाता था उसी को यहाँ पे दिया जाता था वसूलने का अधिकार। तो काफ़ी मात्रा में जो भूमि कर है वो वसूलने के कारण कृषि का ह्रास हुआ या डेप्रिसिएशन हुई कृषि, यानी कृषि का ह्रास कमी आई कृषि में, उत्पादकता में। उसके बाद कृषकों को शोषण भी काफ़ी यहाँ पर प्रारंभ हमको देखने को मिलता है, यानी कि उसको प्रोत्साहन मिलता है। इसी दौरान बंगाल में एक प्रकार से भयंकर अकाल पड़ता है, जिससे लाखों संख्या में वहाँ पर नागरिकों की मृत्यु हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं, कृषि उपज में अगर कमी होगी तो क्या होगा, वाणिज्य व्यापार में हमको उसका प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि वाणिज्य व्यापार में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। और विशेषकर यदि देखें तो जो कपड़ा व्यापार था, कपड़ा व्यापार में काफ़ी अत्यधिक हानि हुई। और बंगाल में जो रेशम उद्योग था वो भी काफ़ी हतोत्साहित हुआ यहाँ पे। और इसके अंतर्गत यदि देखें तो इंग्लैंड के जो रेशम उद्योग है उसको भी क्षति पहुँचती थी इसके कारण। तो इस प्रकार यदि देखें, द्वैत शासन प्रणाली कंपनी का उत्पीड़न का अंग बन गई। अनेक जो अंग्रेज थे वो और भारतीय लेखक थे, उन्होंने इस शासन प्रणाली का जो है काफ़ी विरोध किया, मतलब विरोध तो नहीं, काफ़ी आलोचना की, कड़ी रूप से आलोचना की इस शासन प्रणाली की। किसने? अंग्रेजों ने भी की और भारतीयों ने भी। भारतीय इतिहासकार एक व्यक्ति है जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा अभी, के.एम. पणिक्कर। इनका कहना है, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया है कि जो काल था, कौन सा, द्वैत शासन के बाद जो काल था, इस काल को उन्होंने जो है डाकुओं का राज कहा है। और जबकि ब्रिटिश इतिहासकार जो पर्सिवल है, पर्सिवल स्पियर, इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो है एक प्रकार से बेशर्मी एवं लूट का काल इसको माना गया है। इसके द्वारा, पर्सिवल के द्वारा, और इसको बोला गया है काफ़ी मतलब एक प्रकार से डाकुओं का काल, डाकुओं का राज इसको कहा गया है, किसके? द्वैत शासन के काल को। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़े? इसमें हमने आंग्ल कर्नाटक मतलब जो कर्नाटक युद्ध है, जिसको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, तीनों के बारे में पढ़ा, उनके सभी डायमेंशन को कवर किया। साथ में हमने प्लासी के युद्ध को भी देखा, उसके बारे में सारी चीज़ें जानी। उसके बाद हमने बंगाल के बारे में देखा, मतलब बक्सर के बारे में देखा। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल पर पूरा अधिकार हो जाता है, किसका? अंग्रेज़ों का। उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखी, जैसे कि संधि देखी इलाहाबाद की, द्वैत शासन देखा, द्वैत शासन के परिणाम देखें, दुष्परिणाम देखें, सारी चीज़ हमने देखें। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध।